प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समकालीन परिवर्तन। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो समकालीन परिवर्तन हो रहे हैं इसके ऊपर 4 लेक्चर अपलोड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समकालीन परिवर्तन, यहाँ मैंने नोट किया है लेक्चर नंबर 9 और पार्ट 1, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समकालीन जो परिवर्तन हुए हैं जिसका कि प्रारंभ हम सोवियत संघ के विघटन से करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ नोट किया है 1991 के बाद में। इससे पिछले बार जो लेक्चर मैंने आपको समझाया था बेटा, उसमें ये कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, सोवियत संघ वास्तविक रूप में जब विघटित होता है, उसका जब अवसान होता है तो वह स्वतंत्र 15 राज्यों में बढ़ जाता है, मतलब 15 स्वतंत्र राज्यों में उसके टुकड़े हो जाते हैं, वो विभाजित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो सोवियत संघ था एक महाशक्ति बना हुआ था, तो वास्तव में जैसे 1991 के अंतर्गत सोवियत संघ का विघटन होता है तो पूरी दुनिया में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित हो जाती है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में सामने आ जाता है, जिसे की टक्कर देने वाला कोई भी अन्य राष्ट्रीय राज्य नहीं था। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समकालीन परिवर्तन जो हुए हैं, मतलब ये परिवर्तन कहाँ से मानेंगे हम, 1991 से, ठीक है बेटा, क्योंकि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है वो 1991 में हुआ है, इसलिए 1991 के बाद में जो है विश्व की व्यवस्था कैसी बन रही है, उसका क्या प्रारूप उभर कर सामने आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है, ये सब बातें मैं आपको समझाऊंगा। जिसमें कि हमने इसका पार्ट 1 लिया आज, यहाँ मैंने नोट किया ए, मतलब इसमें आज हमें ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नूतन परिवर्तन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो समकालीन परिवर्तन हुए हैं उसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नूतन परिवर्तन की चर्चा करेंगे कि 1991 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या नया परिवर्तन आया, क्या राष्ट्र राज्यों के बीच जो संबंध और अंतःक्रियाएं हैं उसकी प्रक्रियाओं के बीच वास्तव में क्या नया परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन को हम आपको बताएंगे। और प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो समकालीन परिवर्तन आए हैं 1991 के बाद में बेटा, इस बात को मैं 4 लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। और यदि चारों लेक्चर आप समझ गए तो 1991 के बाद की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभर कर सामने आई है, प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी बातें आप आसानी से समझ जाएंगे। फिर चाहे किसी भी कंपटीशन में किसी भी रूप से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमें गंभीरता से समझना है, गहराई से समझना है, उसके अंत स्थल तक जाकर समझना है। मेरा लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष दोनों को गहराई से, गंभीरता से समझाना। मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष में तैरने का, गोते लगाने का, डूबने का प्रयास करूंगा, जिससे कि मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं। शर्त एक ही है कि मैं जिस क्रमबद्ध रूप में आपके सामने लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, आपको उसी क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में सारे लेक्चर समझने हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि दूसरे विश्व युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि 1991 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वह किस रूप में परिवर्तित हुआ है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। देखो भाई, मैंने यहाँ एक डायग्राम के लिए जगह यहाँ छोड़ रखी है, यहाँ छोड़ रखी, इससे मैं बहुत स्पष्ट बातें आपको समझाना चाहूँगा। इसी के बाद ही मैंने यहाँ रेड मार्कर से ये जो है
कुछ बातें नोट की हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो ये बातें समझना निहायत जरूरी है। और प्रारंभ में ही मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की है। ये बात नोट क्या की है मैं पहले ही आपको बताना चाह रहा हूँ इसकी पृष्ठभूमि के रूप में। देखो बेटा, वास्तव में ये बात सत्य है कि भाई दूसरा विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है तो उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदल जाता है। मतलब एक प्रकार से हम कहेंगे कि पूरी दुनिया दो गुटों में बट जाती है। एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट, और तीसरी तरफ गुट निरपेक्ष देश होते हैं जो कि किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा संकेत दे रहा हूँ। अब बेटा 1945 की जो स्थिति है चलते 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 1991 तक आती है, और 1991 में एक घटना घटती है क्या कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और जो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी वह एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में शेष रह जाती है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो हमें यहाँ ये कहना है कि भाई 1991 के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1945 में जो युद्ध हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, उसके प्रभाव समाप्त हो गए। नहीं, 1945 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो स्वरूप सामने आया था, 1991 के बाद में भी उनका प्रभाव बरकरार है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को यदि समझना हो तो हमें 1945 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप, जो शकल सूरत उभर कर सामने आई है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभर कर सामने आई है, सोवियत संघ के विघटन के बाद भी उसका कुछ प्रभाव बरकरार है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने ये कहा था कि 1945 अर्थात दूसरे विश्व युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, राजनीति पर जो प्रभाव पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1945 से पहले की जो विश्व व्यवस्था है उसका प्रभाव समाप्त हो गया। नहीं, परंपरागत विश्व व्यवस्था का प्रभाव दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी बरकरार रहा है, और दूसरे विश्व युद्ध का प्रभाव 1991 में अर्थात सोवियत संघ के विघटन के बाद भी बरकरार है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्ण रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तित हो गई। नहीं, कुछ तत्व अभी भी मौजूद हैं, जैसा कि मैंने यहाँ संकेत दिया है। बेटा नोट करेंगे, मैंने ये सारी बात इस रूप में लिखी है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, कि आप एक एक बात को अच्छे से समझ सकें। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गंभीरता से, गहराई से, उसके अंतः स्थल तक जाकर उसकी एक एक परत को उठाकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए बेटा, अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने नोट की है। अगर आप यहीं पर इसको समझ जाते हैं तो ये बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। ध्यान दें, यदि हमें, चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, यदि हमें आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है, मतलब मैं ये कहूँ कि भाई आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना चाहते हैं, ठीक है, यदि हमें आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो विश्व शक्तियों में परिवर्तनों तथा अपरिवर्तन, मतलब विश्व की जो महाशक्तियां हैं उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि वो परंपरागतता के साथ जुड़ी हुई हैं, उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। दोनों बातों को समझना है। अगली बात, वर्तमान अस्तित्व तथा भविष्य के स्वरूप, मतलब वर्तमान में महाशक्तियों का क्या कुछ अस्तित्व है और भविष्य में उनका क्या स्वरूप होगा, इन दोनों बातों को भी ध्यान में रखना है। फिर मैंने लिखा है दोनों की ओर हमारा ध्यान खींचना चाहिए, मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो विश्व शक्तियों में परिवर्तनों तथा अपरिवर्तन, वर्तमान अस्तित्व तथा भविष्य के स्वरूप, दोनों की ओर हमारा ध्यान खींचना चाहिए। मतलब इसका ये होगा कि हम 1991 के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें 1991 से पीछे जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिवर्तित हुई थी, उस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। और 1991 के बाद में जिस बात का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आगे भविष्य के बारे में भी हमें जो है वास्तविक रूप में उसका क्या स्वरूप होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, जो ये सेंटेंस मैंने प्रारंभ में नोट किए, इनका मूल भावार्थ यही होगा क्या
कि 1991 से पहले भी और आगे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या स्वरूप होगा, इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, राष्ट्र राज्यों के बीच संबंधों और अंतःक्रियाओं को समझना है। ठीक है बेटा। अब देखिएगा, अब यहाँ मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों। क्या, देखो, जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत ही गहराई से समझना चाहें, चाहे वह प्रथम विश्व युद्ध की बात हो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बात हो, सोवियत संघ के विघटन की बात हो, या प्रथम विश्व युद्ध से पहले की भी बात हो, तो निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आपको इन 5 बातों का ज्ञान नहीं होगा। जैसा कि मैंने पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत ये सब बातें समझाई है, लेकिन आज इसको समझना निहायत जरूरी है। क्या बेटा, पहली बात तो ये समझना जरूरी है। क्या, देखो बेटा, ये जो 5 बातें मैंने नोट की हैं, अगर ये आप समझ जाते हैं तो सारे बिंदु आसानी से समझ जाएंगे फिर। ठीक है बेटा। नंबर 1, अभिनेता। देखो बेटा, आप चाहे प्रथम विश्व युद्ध से पहले के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की राजनीति को समझें, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझें, या फिर जो है सोवियत संघ के विघटन अर्थात 1991 के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझें, इन सभी को समझने के लिए 5 बातें ध्यान रखना है आपको। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है बेटा, वो राष्ट्रीय राज्य होते हैं। कौन होते हैं बेटा? राष्ट्रीय राज्य। लेकिन आज के दौर में हम देखें, 1991 के बाद में भी देखें, और यदि हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद में भी देखें, तो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो प्राथमिक अभिनेता होते हैं वो राष्ट्र राज्य होते हैं, नो डाउट। जैसे भारत, अमेरिका, चीन, ठीक है, राष्ट्र राज्य हैं। लेकिन आज यदि हम देखें तो गैर राज्य कार्यकर्ता भी जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता होता है राष्ट्र राज्य, चूंकि यहाँ पर राष्ट्र राज्य के संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। हालांकि आज गैर राजकीय कार्यकर्ता भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसा कि आप देखें, सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ है, इसी के साथ में मैं कहूँ आपको कि जो है नाटो है, सीटो है, शेंटो है, वार्सा पैक्ट है। हालांकि वार्सा पैक्ट वगैरह हैं, ये जो सोवियत संघ से जुड़े हुए थे, ये सोवियत संघ के साथ ही समाप्त हो जाते हैं जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। पर मूल बात यह है कि जैसे आज हम देखें नाटो, तो नाटो का अभी भी विस्तार हो रहा है। तो बेटा, प्राथमिक जो अभिनेता है वो राष्ट्र राज्य है, लेकिन फिर भी हम आज कहें कि सार्क, आसियान, नाटो, इनका भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य। बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित। सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। फिर चाहे प्रथम विश्व युद्ध की बात हो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बात हो, सोवियत संघ के विघटन की बात हो, सभी राष्ट्र राज्यों का उद्देश्य क्या होता है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या होता है बेटा? राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। फिर मैंने लिखा साध्य और साधन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य अपने उद्देश्य अर्थात राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बेटा शक्ति का प्रयोग करते हैं, और शक्ति ही वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साधन भी होती है और साध्य भी होता है। साधन तब होती है जब एक राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए इसका प्रयोग करता है, तो फिर शक्ति साधन होती है। और जब एक राष्ट्र राज्य लगातार अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए प्रयास करता है, तो फिर शक्ति जो है साध्य बन जाती है। ठीक है बेटा। विदेश नीति, राष्ट्र राज्यों के बीच में जो संबंध और अंतःक्रियाएं होती हैं, उसकी जो अभिव्यक्ति होती है बेटा, वो विदेश नीति के रूप में होती है। तो सभी देशों की अपनी, सभी राष्ट्र राज्यों की अपनी एक विदेश नीति भी होती है, सभी राष्ट्र राज्यों की अपनी विदेश नीति के सिद्धांत भी होते हैं। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। इसके बाद में प्रक्रिया, अर्थात वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया 2 रूपों में उभरकर सामने आती है। एक तरफ संघर्ष समाधान, क्योंकि राष्ट्र राज्य के बीच में राष्ट्रीय हितों को लेकर के संघर्ष भी होता है, तो उसका समाधान भी होता है। और दूसरा ये कि भाई राष्ट्र राज्य के बीच में राष्ट्रीय हितों को लेकर के जो है संघर्ष होता है, उस संघर्ष को ही शक्ति के लिए संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। तो शक्ति के लिए संघर्ष और संघर्ष का समाधान, ये 2 बातें हैं,
ये प्रक्रिया के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया दो रूपों में अभिव्यक्त होती है, एक तरफ संघर्ष समाधान, दूसरी तरफ शक्ति के लिए संघर्ष। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत मैंने ये डायग्राम बना रखा है, वहाँ पर ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। अब इन 5 बातों को लेते हुए हम ये जो 21 बिंदु आपके लिए तैयार किए हैं, इन 21 बिंदु के आधार पर आप ये देख सकते हैं कि 1991 के बाद में वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या परिवर्तन आए हैं, जिन्हें कि समकालीन परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। और इसमें हम इसका पहला पार्ट ले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नूतन परिवर्तन, मतलब 1991 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या नया परिवर्तन आया है, इस बात को हमें समझना है बिंदु के माध्यम से। चलिए बेटा, मैंने यहाँ नोट किया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में निम्न परिवर्तन आए। मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सोवियत संघ के विघटन के बाद में क्या परिवर्तन आया। सोवियत संघ के विघटन के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, इस परिवर्तन को समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ 21 बिंदु बनाए हैं। इन 21 बिंदुओं से आप 1991 के बाद में वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा बन गया है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और बेटा, इन सभी बिंदुओं को समझना निहायत जरूरी है। चलिए, नंबर 1, दूसरे विश्व युद्ध द्वारा लाए गए परिवर्तन जो आज भी समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषता बने हुए हैं। देखो बेटा, अब पहली जो विशेषता है इसकी बनती है, जो पहला परिवर्तन है वो ये है क्या कि दूसरे विश्व युद्ध द्वारा लाए गए परिवर्तन जो आज भी समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषता बने हुए हैं। मैंने आपको पहले कह दिया कि 1991 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन आया, बात सही है, लेकिन फिर भी 1945 के बाद में, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों का प्रभाव आज भी है। आज भी कैसे है प्रभाव कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो आज हम देखते हैं कि भाई दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित हो जाती है। 1991 के अंतर्गत सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित हो जाती है। परंतु आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे शक्ति के अनेकों केंद्र उभरकर सामने आ रहे हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभरकर सामने आ रही है। लेकिन फिर भी आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका आज भी एक सुपर पावर के रूप में मौजूद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो स्वरूप था, उस स्वरूप का प्रभाव 1991 के बाद भी हमें दिखाई देता है। मतलब आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुपर पावर है, सुपर पावर के रूप में मौजूद है। पूरी दुनिया उसके प्रभाव को मानती है, उसका प्रभाव है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद में भी उसका दबदबा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है बेटा, नंबर 1। देखो, अब मैं मान लीजिएगा एक एक बिंदु के ऊपर अगर कंप्लीट बातें बताऊं तो एक एक बिंदु के लिए मुझे एक एक घंटा चाहिए। तो ये लेक्चर मैं तैयार करूं तो बेटा ये 21 बिंदु है तो 21 घंटे मुझे चाहिए। इसलिए मैं संपूर्ण बातें यहाँ पर ना बताते हुए केवल संक्षेप में संकेत करता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता दी संकेत के रूप में। दूसरा है राष्ट्र राज्य परिवर्तन भूमिका। बेटा ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य परिवर्तन भूमिका अर्थात 1991 के बाद में जो राष्ट्र राज्य हैं इनकी भूमिका में परिवर्तन आ गया है। क्या? राष्ट्र राज्यों की भूमिका में परिवर्तन आ गया है। बेटा क्या परिवर्तन आ गया है? वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो आज विश्व जनमत, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, विश्व आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्याएं यदि हम लें तो वास्तव में राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु होते हुए भी संप्रभु नहीं है। जैसे आज हम कहें कि आज परमाणु शस्त्रों का जमाना है, मिसाइल युग है, प्रक्षेपास्त्र का युग है, और कोई भी राष्ट्र राज्य अपने देश की जनता से, अपने राज्य की जनता से ये विश्वास नहीं दे सकता कि मैं पूर्ण रूप में मेरी जनता की रक्षा कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य के पास किसी न किसी रूप में परमाणु शस्त्र मौजूद हैं। आज तो मैं कहूं कि वास्तविक रूप में आज का युग है आतंक का युग है। आज का मानव बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। तो वास्तव में राष्ट्र राज्य के पास जो मुख्य तत्व होता है वो प्रभु सत्ता होता है। लेकिन आज भूमंडलीकरण के दौर में, उदारीकरण के दौर में, विश्व आतंकवाद की समस्या के दौर में वास्तव में राष्ट्र राज्य की प्रभु सत्ता को धक्का लगा है। और कोई भी राष्ट्र राज्य ये नहीं कह सकता
कि मैं पूर्ण रूप में अपने राज्य की रक्षा कर सकता हूँ, सीमाओं की रक्षा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु शस्त्र हैं और उनका कब क्या प्रयोग किया जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए आज राष्ट्र राज्य की जो भूमिका है परिवर्तित होती जा रही है और कोई भी जो राष्ट्र राज्य है अपने आप के बारे में ये नहीं कह सकता कि हम पूर्ण रूप में संप्रभु हैं, प्रभु सत्ता है हमारे पास। क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो आज धीरे धीरे जो पूरा राष्ट्र है, पूरा राष्ट्र राज्य है, उसकी जो अभिव्यक्ति होती जा रही है वास्तव में वह भूमंडलीकरण का रूप धारण करती जा रही है और सभी राष्ट्र राज्यों के पास में विशाल विनाशकारी भंडार भरा हुआ है शस्त्रों का। तो कौन किसके विरुद्ध कब किसका प्रयोग कर दे इसका कोई पता नहीं है। इसलिए आज राष्ट्र राज्य की जो प्रभु सत्ता है उसके ऊपर बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो राष्ट्र राज्य होता है, राष्ट्र राज्य या राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है: जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और प्रभु सत्ता। तो आज प्रभु सत्ता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। ठीक है बेटा, तो कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं कह सकता है कि भाई मैं पूर्ण रूप में अपनी रक्षा कर सकता हूं। तो 1991 के बाद में पूर्ण रूप में परिवर्तन आ गया है। तीसरा है द्विध्रुवीयता का अंत, अर्थात वास्तव में 1945 के बाद में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाती है। एक तरफ पूंजीवादी गुट है, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट है। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका करता है, साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ करता है। लेकिन वास्तव में जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है तो जो ये 2 ध्रुव थे, शक्ति के जो 2 केंद्र थे, सोवियत संघ और अमेरिका, इसमें सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और जो सोवियत संघ है ये 15 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, कितने? 15 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाता है। तो वास्तव में यहाँ पर फिर जो शक्ति का केंद्र है वो शक्ति का केंद्र एक शेष रह जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अतः आप ये कह सकते हैं कि 1991 के बाद में, मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद में, द्विध्रुवीयता का अंत हो गया। मतलब जो 2 ध्रुव बने हुए थे, एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट, तो इसमें साम्यवादी गुट का अवसान हो जाता है, विघटन हो जाता है और केवल एक ध्रुव बच जाता है जिसे कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है, जिसका कि प्रभाव आज तक भी बरकरार है, आज भी बरकरार, आज के दिन भी बरकरार है। आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका सुपर पावर बना बैठा है, जबकि चीन है, भारत है, ये भी वास्तविक रूप में शक्ति से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है, लेकिन फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यस। चौथा है एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय तथा इसका विरोध। अब ध्यान देंगे बेटा, एक ध्रुवीय व्यवस्था का उद्भव तथा इसका विरोध। अब मैंने आपको यहां संकेत कर दिया है कि 1991 के बाद, मतलब सोवियत संकट जैसे ही विघटन हो जाता है तो उसके बाद में वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक सुपर पावर बना रह जाता है, शेष रह जाता है। ये एक प्रकार से पूरी दुनिया का नेता बन बैठा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, फिर एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हो जाता है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में शेष रह जाता है। और इसके बाद में फिर क्या होता है, तथा इसका विरोध। अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में आ जाता है, लेकिन इसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि दुनिया के अंतर्गत अनेकों राष्ट्र राज्य शक्ति के केंद्र बनते चले गए। जैसे आज हम देखते हैं तो भारत किसी से कम नहीं है, चीन किसी से कम नहीं है और स्वयं रूस भी किसी से कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आज धीरे धीरे शक्ति के अनेकों केंद्र बनते जा रहे हैं और शक्ति के जब अनेकों केंद्र बनते जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस एक ध्रुवीय व्यवस्था का विरोध होता जा रहा है। हालांकि मैं ये कहूँगा आज भी शक्ति के अनेकों केंद्र वैसे हैं, लेकिन फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव है, आज भी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रभाव है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ऊपर प्रभाव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 5वां है बेटा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता में बढ़ोतरी तथा निरंतर हो रही बढ़ोतरी। ध्यान देंगे अब यहाँ पर देखो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता में बढ़ोतरी तथा निरंतर हो रही बढ़ोतरी, इसका सीधा सा भावार्थ ये होगा कि आज वास्तविक रूप में अर्थात 1991 के बाद में विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत विश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और भूमंडलीकरण का सीधा सा तात्पर्य होता है कि कोई भी राष्ट्र राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता राष्ट्र राज्य होता है, कोई भी राष्ट्र राज्य किसी भी राष्ट्र राज्य के साथ में स्वतंत्र रूप में व्यापार करे, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। तो वास्तव में जब भूमंडलीकरण का दौर है, विश्वीकरण का दौर है, उदारीकरण का दौर है,
तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों की अंतर्निर्भरता बढ़ती जा रही है। क्या इसकी अंतर्निर्भरता बढ़ती जा रही है और इस अंतर्निर्भरता में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज वास्तविक रूप में भूमंडलीकरण के दौर में पूरी दुनिया ही एक भूमंडलीय ग्राम बन गई है, ग्लोबल विलेज। भूमंडलीय विलेज मतलब हम कहेंगे कि भूमंडलीय ग्राम, ग्लोबल विलेज, भूमंडलीय ग्राम मतलब पूरी दुनिया ही आज एक गांव बन गई। तो वास्तविक रूप में सभी राष्ट्र राज्यों की जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, 1991 के बाद में विशेष परिवर्तन आया है। छठा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई जटिलता। आप ध्यान देंगे बेटा, वास्तव में 1991 के बाद में एक ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो ये पड़ता है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक जटिलता आ गई। और जटिलता ये आ गई कि आज हम देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 193 देश हैं। कितने बेटा? 193 देश हैं। इसके मतलब इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की जो संख्या है 193 राष्ट्र राज्य हैं। तो 193 राष्ट्र राज्य है, तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं आप कि राष्ट्र राज्य के जो संबंध हैं वो सरल होंगे या जटिल होंगे? बेटा वो बहुत जटिल होंगे। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आज ठीक है स्थापित है, इसके सदस्यों की संख्या 193, लेकिन फिर भी यह युद्धों को रोकने में इतनी सफल नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट 7वां है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में दृढ़ता। आप ध्यान देंगे इसके बाद में जो अगला परिवर्तन आता है, नया परिवर्तन 1991 के बाद में वही आता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र के संगठन में परिवर्तन की ध्यान दें। इधर संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में दृढ़ता, पहले ये लेंगे अपन 7वां संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में दृढ़ता। मतलब वास्तव में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है, उसका जो रोल है, उसमें कुछ मजबूती भी आ रही है। ऐसा नहीं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल असफल हो गया है, विफल हो गया है, इसको समाप्त कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में कुछ मजबूती आई है, कुछ जगह इन्होंने अपनी भूमिका दृढ़ता के साथ निभाई है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दूं यहाँ कि ईरान इराक युद्ध के समय वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी विशेष भूमिका अदा की थी। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, परंतु फिर भी बेटा यदि देखा जाए तो आज भी वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अमेरिका का प्रभुत्व है। ये तो निश्चित है, ये नोट करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व है कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत। नोट कीजिएगा ये बात। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में मजबूती आई है। जैसे उदाहरण देवानी ईरान इराक युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी मजबूती से भूमिका निभाई थी, अदा की थी। लेकिन फिर भी आज हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व, संयुक्त राज्य अमेरिका का दबदबा संयुक्त राष्ट्र संघ में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 8वां है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में परिवर्तन की मांग। आप ध्यान दें बेटा, वास्तव में 1991 के बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके संगठन में परिवर्तन की मांग जोर पकड़ गई है। और परिवर्तन की मांग क्या जोर पकड़ रही है कि भाई कैसी वो संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो आज संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य संख्या है राष्ट्र राज्य 193 हो गए हैं। पर आज भी यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में आज भी इसकी सदस्य संख्या केवल 15 है। कितनी है बेटा? 15, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। तो यहाँ विशेष मांग ये हो रही है कि भाई सुरक्षा परिषद का लोकतंत्रीकरण किया जाए। जैसे आज हम देखते हैं कि भारत है, भारत वास्तविक रूप में सुरक्षा परिषद के लिए स्थायी सदस्यता का दावेदार है और उस दावेदारी की सारी शर्तें भारत पूरी करता है। तो इसलिए यहाँ ये कहा जा सकता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संगठन है उसका लोकतंत्रीकरण किया जाए और सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। जब तक स्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद का लोकतंत्रीकरण नहीं हुआ। तो ये समय की मांग है क्या कि सुरक्षा परिषद का भी लोकतंत्रीकरण किया जाए। ये विशेष जो मांग उठी है 1991 के बाद में उठी है। 9वां है उत्तर दक्षिणी विरोध। इसका मतलब है एक तरफ अमीर दूसरी तरफ गरीब। अमीर गरीब मतलब एक तरफ हम कहेंगे विकसित, दूसरी तरफ अविकसित देशों के बीच में जो विरोध है उस विरोध की बात आती है। जैसे मान लीजिएगा आज हम ये कहें कि पर्यावरण प्रदूषण की बात आती है तो विकसित
देश विकासशील देशों के ऊपर सारी बात डाल देते हैं कि भी विकासशील देशों के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और विकासशील देश कहते हैं कि विकसित देशों के कारण ऐसा हो रहा है। तो वास्तव में उत्तर दक्षिण विरोध अभी भी बरकरार है, मतलब अमीरी और गरीबी अर्थात विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में विरोध अभी बरकरार है। अब जब ये विरोध है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की हो, इसके सुनिश्चितता के लिए अर्थात नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की हो, इसकी सुनिश्चितता कैसी हो, इस व्यवस्था का क्या प्रारूप हो, इसके लिए एक समस्या बनी हुई है। समस्या क्या है कि जब तक उत्तर दक्षिण विरोध समाप्त नहीं होगा तब तक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना ठीक से नहीं हो सकती है, इसका प्रारूप स्वरूप निश्चित नहीं हो सकता है। अब यहाँ एक बात ध्यान देंगे, मैं नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। कब? जबकि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष समझा रहा हूँ। अभी तो हमें सैद्धांतिक पक्ष समझना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने भी सिद्धांत उनको समझना है, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो व्यवहारिक पक्ष होगा जब मैं आपको समझाऊंगा तो उस समय नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर भी अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा और उत्तर दक्षिणी विरोध पर भी अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। वहां पर ये सारी बातें हम खुल करके आपको समझाएंगे। बेटा 10वां है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का बढ़ा हुआ महत्व। अब ध्यान देंगे बेटा, वास्तव में 1991 के बाद मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या आता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का बढ़ा हुआ महत्व, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक संबंधों के बजाय आर्थिक संबंधों का महत्व बढ़ गया। और इसका मतलब ये हुआ कि निम्न राजनीति उच्च राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण समझी जाने लगी। निम्न राजनीति का मतलब है वास्तविक रूप में यहाँ पर जो आर्थिक संबंध है उन आर्थिक संबंधों को सैनिक संबंधों, युद्ध इत्यादि से ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। इसलिए कहा गया कि निम्न राजनीति उच्च राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण समझी जाने लगी। मतलब वास्तविक रूप में 1991 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो व्याख्या की जाने लगी वह वास्तविक रूप में आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य के रूप में की जाने लगी, आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से की जाने लगी। आर्थिक संबंधों का जो विश्लेषण किया जाने लगा उसके ऊपर विशेष बल दिया जाने लगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आर्थिक संबंधों के ऊपर बल दिया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत वास्तविक रूप में आर्थिक तत्वों पर, आर्थिक संबंधों के ऊपर आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाया गया। इसलिए यहां आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का बढ़ा हुआ महत्व, मतलब 1991 के बाद में वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आर्थिक संबंधों का महत्व बढ़ता गया। जैसे आज भी हम देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में सीमा संबंधी विवाद होते हुए भी वास्तविक रूप में हम आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, चाहे फिर वह कोई भी देश क्यों ना हो। जबकि भारत के चीन के साथ सीमा संबंधी विवाद हैं, लेकिन सीमा संबंधी विवाद होते हैं, क्या हम आर्थिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं? आर्थिक संबंधों को हम प्राथमिकता देते हैं। अतः कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो नया परिवर्तन आया वो ये परिवर्तन आया है, बेटा ध्यान देंगे, ये परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का महत्व बढ़ गया। मतलब आज वास्तव में सीमा संबंधी विवाद होते हुए भी आर्थिक संबंधों का त्याग नहीं किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से किसी न किसी रूप में जिस भी देश के साथ सीमा संबंधी विवाद होता है तो आर्थिक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है बेटा, आप देखिएगा। अब जैसे यहाँ 11वां है अराजकीय कर्ताओं की संख्या में वृद्धि। देखिएगा बेटा, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है वो तो राष्ट्र राज्य होता है, लेकिन आज वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में केवल राष्ट्र राज्य ही नहीं है, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, ये राष्ट्र राज्य हो गए, बल्कि अराजकीय कर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। मतलब आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, राष्ट्र राज्य के बीच जो संबंध है, राष्ट्र राज्य के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है, उनको प्रभावित करने के लिए वास्तव में अराजकीय कर्ताओं की संख्या बढ़ रही है। अराजकीय कर्ता का मतलब ये होता है, जैसे हम कहें वास्तविक रूप में यूरोपीय संघ है, EU है, इसी के साथ में सार्क,
आसियान, विभिन्न प्रकार के ग्रुप हैं, G7, G15, G77, जिनकी संख्या अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। यहाँ तो मैं केवल संकेत दे रहा हूँ आपको। तो वास्तविक रूप विभिन्न प्रकार के जो समूह हैं, जी मतलब ग्रुप, विभिन्न प्रकार के समूह हैं, क्षेत्रीय संगठन है जैसे सार्क, आसियान है, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, अराजकीय करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने में मुझे बताइएगा, क्या सार्क, आसियान, यूरोपियन संघ, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है? इनका प्रभाव पड़ता है। मुझे बताइएगा, वास्तविक रूप में जितने भी अराजकीय करता है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित नहीं करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसलिए अराजकीय कर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये 1991 के बाद में विशेष नया परिवर्तन आया है। ठीक है बेटा, यहां पर आप लिख सकते हैं जैसे सार्क, आसियान, ठीक है, सार्क, आसियान आदि, सार्क, आसियान आदि। ठीक है, इसके बाद में 12वां आता है परमाणु क्लब का विस्तार। देखिएगा बेटा, 1991 के बाद में जो विशेष परिवर्तन आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ये आता है कि परमाणु क्लब का विस्तार हो गया है। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो आज यहां परमाणु क्लब के अंतर्गत जो परमाणु शस्त्रों से संपन्न राष्ट्र हैं उनकी संख्या 5 मानी जाती है, जबकि देखा जाए तो वास्तविक रूप में यहाँ इसकी सदस्य संख्या आज 7 होगी, जिसमें भारत को भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब वैसे परमाणु क्लब की जो संख्या मानी जाती है 5 मानी जाती है, पर वास्तव में आज इनकी संख्या 7 हो गई है। अब इसका मतलब ये होगा कि 1991 के बाद में जो परमाणु क्लब है, मतलब ऐसे राष्ट्र राज्य जिनके पास में वास्तविक रूप में शस्त्रों का अथाह भंडार है, उन राष्ट्र राज्यों की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और भविष्य में इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। तो 1991 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो नया परिवर्तन आया है बेटा, वो आया है कि परमाणु क्लब का विस्तार होता जा रहा है। 13वां है परमाणु निशस्त्रीकरण का मुद्दा। ध्यान दे बेटा, इसके बाद में 1991 के बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद में विशेष जो परिवर्तन आया वो ये आया कि परमाणु निशस्त्रीकरण का मुद्दा। मतलब यहाँ ये विशेष प्रयास किया जा रहा है राष्ट्र राज्यों के द्वारा कि भाई शस्त्रीकरण को धीरे धीरे शस्त्रों को समाप्त किया जाए। निशस्त्रीकरण मतलब जो राष्ट्र राज्य उनके पास शस्त्र नहीं हो, धीरे धीरे शस्त्रों को समाप्त किया जाए। तो एक विशेष मुद्दा बना हुआ है। हालांकि सभी राष्ट्र राज्य निशस्त्रीकरण चाहते हैं, लेकिन फिर भी आज शस्त्रीकरण की होड़ मची हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये निशस्त्रीकरण का भी एक मुद्दा बना हुआ है कि भाई कैसे भी हो जो है राष्ट्र राज्य के पास शस्त्रों को समाप्त किया जाए। जैसे आज हम देखते हैं CTBT का मुद्दा बना हुआ है, जिसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि उसमें भेदभाव है काफ़ी। तो CTBT के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। यहाँ तो मैं केवल संकेत दे रहा हूँ कि भी राष्ट्र राज्य विशेष प्रयास कर रहे हैं कि कैसी भी हो जो विनाशकारी शस्त्र हैं उनको समाप्त किया जाए, लेकिन राष्ट्र राज्य इसके लिए तैयार नहीं हो रहे। तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। और 14वां जो इसका नया परिवर्तन है वह है शीत युद्ध की समाप्ति और परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। बेटा ध्यान देंगे, चूंकि 1991 तक शीत युद्ध बरकरार रहता है और ये शीत युद्ध किसके बीच में था? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 गुटों के बीच में ही तो था भाई। शीत युद्ध जिसे कि स्नायु युद्ध भी कहते हैं, मतलब ये मस्तिष्कों में लड़ा जाने वाला युद्ध है। इसमें युद्ध जैसा माहौल तो बना रहता है लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, अपने नाटो को मजबूत बना रहा है, नाटो संगठन को है। सोवियत संघ है, वार्साई पैक्ट है, इसी के साथ में अन्य संगठन है, उनको ये मजबूत बना रहा है। तो ये सभी अपने अपनी विचारधारा के आधार पर एक प्रकार से मैं कहूँगा कि उसके विस्तार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पूंजीवादी गुट चाहता है कि पूंजीवादी विचारधारा का विस्तार हो, साम्यवादी गुट चाहता है कि साम्यवादी विचारधारा का विस्तार हो। तो ये दोनों जो गुट है अपनी अपनी शक्ति को, अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब ये दोनों गुट हैं आपस में वास्तव में अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तविक युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन मस्तिष्क से लड़ा जा रहा है। मतलब इनके जो गोला बारूद है वो कागज इनके गोला बारूद है, क्योंकि ये स्नायु युद्ध है, ये मस्तिष्क से लड़ा जा रहा है। तो वास्तव में 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो ये शीत युद्ध भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि केवल एक ध्रुव बच जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऐसे में जो है शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है और इसके बाद में परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था होती है वह एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में भरकर सामने आ जाती है। नेक्स्ट 15वां है सोवियत संघ का विघटन और रूस की कमजोर स्थिति। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि वास्तविक रूप में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, ये 15 भागों में बढ़ जाता है, 15 टुकड़े हो जाते हैं इसके, और उसके बाद में रूस की स्थिति जो है बहुत कमजोर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत इसका इतना प्रभाव नहीं रहता है जितना एक संयुक्त राज्य अमेरिका का है। 16वां है शांति आंदोलन तथा विश्व व्यवस्था आंदोलन। आप ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में 1991 के बाद में
विभिन्न प्रकार के शांति आंदोलन तथा विश्व व्यवस्था आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आतंकवाद को रोकने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है और पूरी दुनिया में ही आज ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो वास्तविक रूप में इस प्रकार के प्रयास किए जाएं जिससे कि दुनिया में युद्ध ही ना हो, जिससे कि दुनिया में युद्ध ही ना हो। जैसे कि मदर टेरेसा ने एक बार कहा भी था, मतलब जब मदर टेरेसा से आग्रह किया गया कि माता आप युद्ध विरोधी रैली में भाग लें, तो मदर टेरेसा ने कहा कि नहीं, मैं युद्ध विरोधी रैली में भाग नहीं लूँगी, बल्कि मैं तो जो है शांति रैली में भाग लूँगी। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई अपने विचारों को बदलो, आप शांति का जाप करें। अगर आप शांति का जाप करेंगे, शांति आंदोलन चलाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। इसको आप बदलो, ये ना कहें कि भाई युद्ध विरोधी रैली, बल्कि आप इसको ये कहें कि शांति रैली निकाली जाए। मतलब वास्तविक रूप में पूरी दुनिया के अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो दुनिया के अंतर्गत युद्धों को सदा के लिए रोकने का प्रयास किया जाए। तो ये भी जो है 1991 के बाद में नया परिवर्तन आया है। 17वां है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण की ओर प्रवृत्तियां। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण की ओर प्रवृत्तियां। एकीकरण यहाँ आया है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की ओर प्रवृत्तियां। वास्तविक रूप में देखा जाए तो क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक एकीकरण का भी प्रयास 1991 के बाद में विशेष हुआ है, जैसे कि यूरोपीय संघ EU और यूरोप साझा बाजार, इस प्रकार के अनेकों जो है समूह उभर कर सामने आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1991 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत ये भी एक नया परिवर्तन आया है। 18वां है जाति विरोध तथा हिंसा में वृद्धि। बेटा ध्यान दीजिएगा, 1991 के बाद में वास्तविक रूप के अंतर्गत देखा जाए तो राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत जाति विरोध और हिंसा में भी वृद्धि हुई है, जैसे कि श्रीलंका में तमिल समस्या अभी भी बनी हुई है। तो वास्तविक रूप में जो हम देखें तो 1991 के बाद में जाति विरोध तथा हिंसा में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। ज़्यादातर राष्ट्र राज्यों की ये बात कही जा सकती है। 19 नंबर पर है शस्त्र नियंत्रण तथा निःशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ सीमित प्रगति। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, वास्तव में 1991 के बाद में ये भी एक नया परिवर्तन आया है क्या कि शस्त्र नियंत्रण तथा निःशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ सीमित प्रगति हुई है। अर्थात वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन किए गए हैं। उन सम्मेलनों के तहत वास्तविक रूप में शस्त्रों के ऊपर नियंत्रण किया गया और निःशस्त्रीकरण की दिशा में भी बहुत ज़्यादा प्रगति की गई है। मैं शस्त्र नियंत्रण तथा निःशस्त्रीकरण के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। वहां पर जो ये NPT CTBT वगैरह जितने भी हैं, क्या NPT CTBT ये जितने भी हैं, इन सभी को मैं अलग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेक्चर का नाम होगा हमारा एक तो शस्त्र नियंत्रण और दूसरा निःशस्त्रीकरण। इन दोनों के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। कब? जबकि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को समझाऊंगा। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी तो हमें सैद्धांतिक पक्ष को समझना है। इसके बाद में 20 नंबर पर आता है गुटनिरपेक्षता की क्रियाशीलता में कमी। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, वास्तविक रूप में 1991 के बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो मुख्य नया परिवर्तन आता है वो ये आता है कि जो गुटनिरपेक्षता है, गुटनिरपेक्षता की क्रियाशीलता में कमी आई। क्यों कमी आई? क्योंकि वास्तविक रूप में पहले तो शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्षता की भूमिका विशेष थी, लेकिन फिर क्या होता है कि शीत युद्ध का समापन हो जाता है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और उसके बाद में फिर क्या होता है, जर्मनी का भी एकीकरण हो जाता है और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। मतलब शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। नोट करेंगे बेटा 3 बातें, शीत युद्ध का अंत, जर्मनी का एकीकरण और सोवियत संघ का विघटन। ये 3 बातें ऐसी हैं, इन 3 बातों की वजह से वास्तव में गुटनिरपेक्षता की क्रियाशीलता में उसकी भूमिका में कमी आई है। तो ये भी एक नया परिवर्तन आया है 1991 के बाद में। और 21वां है शीत युद्धोत्तर परिवर्तन एवं विकास। ध्यान दे बेटा, वास्तविक रूप में अब शीत युद्धोत्तर, शीत युद्ध के बाद में विश्व व्यवस्था के अंतर्गत एक परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या है कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आते हैं, जैसे सार्क और आसियान। लेकिन वास्तव में यदि आज भी देखा जाए तो शीत युद्धोत्तर परिवर्तन के अंतर्गत भी विश्व व्यवस्था का कोई निश्चित स्वरूप उभरकर सामने नहीं आया। अभी भी विश्व व्यवस्था का क्या रूप होगा, विश्व व्यवस्था की क्या दिशा होगी, इसके बारे में निश्चितता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस बिंदु का ये भावार्थ निकलेगा। अब बेटा ये 21 बिंदु के आधार पर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो नया परिवर्तन आया है, जैसे मैंने लिखा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नूतन परिवर्तन 1991 के बाद में आया है, तो 21 बिंदु के आधार पर आप इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, आप यहाँ लास्ट में मैंने बहुत महत्वपूर्ण बातें नोट की हैं, इनको एक एक को लेकर के समझेंगे। आप सभी इन सब बातों को नोट करेंगे। बेटा मैंने यहाँ लिखा है नई उभर रही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिन सिद्धांतों के अधीन विकसित हो रही है वे है। अब ध्यान दें बेटा, अब इन सब का निचोड़ निकल रहा है क्या कि नई उभर रही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल सिस्टम।
इंटरनेशनल सिस्टम। जब मैं मार्टिन ए कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत समझाऊंगा तो वहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है बेटा। नई उभर रही अंतर्राष्ट्रीय, पूरा लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिन सिद्धांतों के अधीन विकसित हो रही है वे हैं। मतलब आज जो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित हो रही है वह किन सिद्धांतों के अधीन विकसित हो रही है, ये सिद्धांत मैंने यहाँ नोट किए हैं। नंबर 1 विश्वीकरण, जिसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं, भूमंडलीकरण भी कहते हैं। भूमंडलीकरण के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। विश्वीकरण, उदारीकरण, उदारीकरण पर ही मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। नेक्स्ट है लोकतंत्रीकरण का विकास, लोकतंत्रीकरण का विकास और मानव, नहीं यहाँ पर लिखा मैंने लोकतंत्रीकरण विकास के लिए सहयोग। बेटा ध्यान दें, यहाँ फिर से बोल रहा हूँ, विश्वीकरण, भूमंडलीकरण मतलब इसके अधीन नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित हो रही है। तो मतलब नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो विकास हो रहा है वह किन सिद्धांतों के अधीन हो रहा है। मूल बात ये, कौन कौन से सिद्धांत है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो एक तो विश्वीकरण मतलब भूमंडलीकरण, ठीक है। दूसरा उदारीकरण, तीसरा लोकतंत्रीकरण विकास के लिए सहयोग, मतलब आज ये प्रयास किया जा रहा है कि भाई धीरे 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 सभी संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण किया जाए। और इसके बाद मैंने आगे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति, मतलब वास्तव में आज यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जो आतंकवाद है विश्वव्यापी समस्या है, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति का प्रयास किया जा रहा है कि विश्व स्तर पर आतंकवाद की समाप्ति हो, क्योंकि आतंकवाद एक राष्ट्र राज्य की समस्या नहीं है बल्कि वास्तविक रूप में पूरी दुनिया की समस्या है। तथा सभी के मानव अधिकारों की सुरक्षा, इसी के साथ में मानव अधिकारों की सुरक्षा की बात की जा रही है। तो ये सभी जो सिद्धांत हैं वो वास्तव में नई अंतर्राष्ट्रीय, क्या नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा है नई उभर रही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिन सिद्धांतों के अधीन विकसित हो रही है वे हैं ये। तो इन सिद्धांतों के आप नाम नोट करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रिचर्ड ए, बेटा नोट करें, रिचर्ड ए फोक, विद्वान का नाम है रिचर्ड ए फोक। रिचर्ड ए फोक ने विश्व शांति के 5 आयाम बतलाए हैं। मतलब जो रिचर्ड ए फोक हैं इन्होंने विश्व में शांति स्थापित हो, क्या विश्व में शांति स्थापित हो, विश्व में युद्ध नहीं हो, इसके लिए इन्होंने 5 आयाम बतलाए हैं कि भी इन 5 बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो विश्व के अंतर्गत शांति स्थापित हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हम किस लिए करते हैं? इसलिए तो करते हैं कि भी कैसे भी हो अंततोगत्वा विश्व में पूर्ण रूप में शांति की स्थापना हो और पूरी दुनिया में जो शस्त्र हैं उन शस्त्रों की समाप्ति हो। हमारा लक्ष्य यही है, एक विश्व राज्य की स्थापना हो, एक विश्व सरकार की स्थापना हो, जिससे कि राष्ट्र राज्यों के बीच में प्रभु सत्ता के आधार पर जो आपसी खींचतान होती है वो खींचतान समाप्त हो जाए, है ना। जैसा कहा भी जाता है कि राजनीति विज्ञान के लिए वह दिन सर्वश्रेष्ठ होगा जिस दिन राजनीति विज्ञान से प्रभु सत्ता की अवधारणा को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्र राज्यों के बीच में जो खींचतान होती है वो प्रभु सत्ता के आधार पर होती है, ठीक है बेटा। अब यहाँ जो 5 बातें हैं वो क्या क्या है? नंबर 1 विपरमाणुकरण, मतलब जो परमाणु हैं, परमाणु बम है, उन सभी को समाप्त किया जाए। दूसरा है विसैन्यकरण, मतलब जो सेना है उस सेना का भी धीरे धीरे समापन हो। तीसरा है विध्रुवीकरण, अर्थात शक्ति के जो केंद्र बनते हैं, शक्ति का कोई केंद्र नहीं होना चाहिए, जैसे एक ध्रुवीय व्यवस्था है, द्विध्रुवीय व्यवस्था, बहुध्रुवीय व्यवस्था, तो ये विभिन्न प्रकार के ध्रुव हैं। तो यहाँ पर तीसरा बताया कि विध्रुवीकरण, अर्थात वास्तविक रूप में शक्ति का कोई भी केंद्र नहीं होना चाहिए विश्व व्यवस्था के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत। और चौथा है विकास, वास्तविक रूप में आर्थिक विकास की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो बजट इसे शस्त्रों के ऊपर खर्च होता है, सेना के ऊपर खर्च होता है, उस खर्चे को विकास कार्य के ऊपर लगाया जाए। और पांचवा है लोकतंत्रीकरण, अर्थात यहाँ इन्होंने कहा कि धीरे 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 लोकतंत्रीकरण ऊपर बल दिया जाए, और जब ऐसा किया जाएगा तो दुनिया में एक विश्व राज्य की स्थापना हो जाएगी, उसके आधार पर विश्व सरकार की स्थापना होगी, विश्व सरकार की स्थापना होगी तो दुनिया में से युद्ध सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये बात कही रिचर्ड ए फोक ने। तो ये 5 बातें आप नोट करेंगे। अब नीचे आए लास्ट में मैंने लिखा है इन 5 बातों के आधार पर ये जो 5 सुझाव दिए, इन्होंने 5 आयाम बताए हैं रिचर्ड ए फोक ने। तो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं, गैर राजकीयकर्ताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलनों द्वारा इनकी प्राप्ति के लिए
समस्त मानवता द्वारा प्रयत्न किया जाता रहना चाहिए। अब ध्यान दें, देखो बेटा, वास्तव में अगर विश्व में शांति की स्थापना करनी है तो यहाँ पर रिचर्ड ए फोक ने जो ये 5 आयाम बताए हैं, इन 5 आयामों के ऊपर क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं को प्रयास करना चाहिए कि 5 आयाम प्राप्त किए जाएं। और गैर राजकीय कर्ता जैसे सार्क, आसियान है, यूरोपीय संघ है बेटा, ये सारे के सारे क्या है, गैर राजकीय कर्ता। तो गैर राजकीय कर्ताओं को भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनको भी ध्यान देना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं, गैर राजकीय कर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं, गैर राजकीय कर्ताओं जैसे सार्क, आसियान, यूरोपियन संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सामाजिक आंदोलन चलाए जाते हैं, विश्व शांति के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन द्वारा इनकी प्राप्ति, किनकी प्राप्ति, जो ये 5 आयाम हैं, इनकी प्राप्ति के लिए समस्त मानवता द्वारा प्रयत्न किया जाते रहना चाहिए। मतलब पूरी मानव जाति के द्वारा ये प्रयास किया जाना चाहिए कि ये 5 आयाम प्राप्त किए जाएं, और जिस दिन ये 5 आयाम प्राप्त कर लिए जाएंगे उस दिन विश्व में पूर्ण रूप में शांति स्थापित हो जाएगी। विश्व सदा के लिए युद्धों से अलग हो जाएगा, युद्धों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांतों का निर्माण इसलिए तो करते हैं कि विश्व में शांति की स्थापना कैसे की जाए, क्योंकि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वह एक विश्व राज्य की स्थापना है, और विश्व राज्य की स्थापना के आधार पर विश्व सरकार का निर्माण हो, जिससे कि दुनिया में युद्धों को सदा के लिए समाप्त किया जा सके। ये हो गया बेटा 1991 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नूतन परिवर्तन। नूतन मतलब नया परिवर्तन क्या आया है सोवियत संघ के विघटन के बाद में। फिर से ध्यान दें, यहाँ पर मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो समकालीन परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी परिवर्तनों को समझाने के लिए मैं 4 लेक्चर अपलोड करूंगा। आज लेक्चर 9 का पार्ट 1 है, जिसमें हम यहाँ नोट किया मैंने, ए मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नूतन परिवर्तन, अर्थात 1991 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या नया परिवर्तन आया, मैंने इस बिंदु के माध्यम से सारी बातें आपको समझाई। इसके बाद में इसके 3 पार्ट और बचे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो समकालीन परिवर्तन आए हैं, ये तीनों पार्ट ही मैं अपलोड करूंगा। एग्जाम की दृष्टि से तीनों पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और यदि ये चारों पार्ट आप समझ जाते हैं तो 1991 के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 1991 के बाद में क्या नया परिवर्तन आया है, इन सब बातों को आसानी से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।